हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था अपना। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने किया था इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट एंड व्हाई डज इट कूलिंग। अभी थोड़ी सी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो वी नीड इवेपोरेशन टू गेट आवर बॉडी कूल डाउन। उसके लिए मुझे चाहिए हवा, और हवा मिलेगी मुझे पंखे के नीचे। वो मैंने बंद कर रखा है ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, ये बात होती रहेगी। तो टॉपिक हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा 9th क्लास का। दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क। ये मुझसे पूछता है कि क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है। कुछ तो प्योर होता है बट मोस्ट ऑफ इट इज इम्प्योर, प्योर नहीं है। फिर आंसर रहेगा नो, इट इज नॉट प्योर, प्योर नहीं है। तो जो प्योर नहीं है उसे मैं मिक्सचर कहता हूं। याद होगा ना आपको, हमने चैप्टर 1 में सारा पढ़ा था मिक्सचर क्या होता है। डेफिनेशंस भी लिखवाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, वीडियो देखिए, समझिए कि मिक्सचर क्या होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मिक्सचर दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस। इनकी भी डेफिनेशन हमने करी थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। होमोजीनियस में हम एक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में हमारे पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं, दैट इज कोलोइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। कोलोइड के भी हमारे पास दो ही पार्ट होते हैं या दो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एंड दूसरे को नाम देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सस्पेंशन में भी दो पार्ट होते हैं, इसको हम सोल्यूट या सोलवेंट कह सकते हैं, लेकिन उसमें सोल्यूट सोलवेंट में डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल कह देते हैं, उसको हम सोलवेंट कह देते हैं या दूसरा कंपोनेंट कह देते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन में हमारे पास दो फेज होते हैं, इसमें वन फेज डज नॉट मिक्स into other phase। मतलब उसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड रहता है, लटका हुआ रहता है, वो कभी भी बैठ सकता है नीचे। ठीक है, लटका हुआ है बेचारा, टंगा हुआ है, अब लटका हुआ है एक बार पे हाथ के थ्रू, अपने थक जाता है बेचारा, नीचे तो गिरेगा ही, नीचे गिरेगा तो नीचे आके बैठ जाएगा वो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे हेट्रोजीनियस, कोलोइड और सस्पेंशन के बारे में। तो इस फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड मेनी थिंग्स। प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चे बात करते हैं व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। डिफाइन मैं कर देता हूं ओरली, डेफिनेशंस आप लिख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड द लिंक फॉर दैट वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड टू गेट द कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन। तो होमोजेनियस क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन और अपीयरेंस ऑफ द पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज सेम थ्रू आउट। कि अगर मैं उस मिक्सचर को देखता हूं तो उस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है या जो अपीयरेंस है वो सेम रहेगा थ्रू आउट। मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं, थोड़ा वेट कीजिए बस। ओके, सो लुक एट दैट बोतल। इसका कलर कैसा है? ऑरेंजिश टाइप का है, बट दिस इज होमोजीनियस। इसमें जो अपीयरेंस है वो सेम है,
मैं इसमें किसी भी तरह के पार्टिकल को नहीं देख पा रहा हूं। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में। तो इन सॉल्यूशन solute is completely dissolved in solvent। सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जो सोल्यूट है उसकी जो अमाउंट है वो लेस होती है, और अगर मेरे पास कोई सोल्वेंट है तो उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर। तो 100 ग्राम इज मोर देन 4 ग्राम, तो वाटर इज सोल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। ठीक है, समझ के बात ये वाली अच्छे से? वेरी गुड। उसी तरह आई कैन हैव वन मोर केस, एग्जांपल नंबर 2 ले लेंगे हम यहाँ पे। इन दिस वी हैव लेट्स से 1 ग्राम NaCl इन 10 ग्राम वाटर। तो 1 is less than 10, everybody knows that, तो NaCl is solute और water is solvent। We can have example number 3, let's say we have 4 ml alcohol in 10 ml water। तो 4 is obviously less than water, तो alcohol will be solute and water will be solvent। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। तो अब हम एक बार जरा बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि हमारा सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है सॉल्वेंट में टू मेक ए सोल्यूशन, तो हमें ये देखना है कि हमारा सोल्यूट कितने एक्सटेंट तक सोल्यूबल है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और उसको मेजर करने के लिए जो टर्म हमारे पास है वो है सॉल्युबिलिटी। Solubility, okay, so it is defined as the amount of solute that can be dissolved in fixed amount, or we can say in certain amount, let's say certain amount fix कर देंगे हम, certain amount of solvent to make a saturated solution। और इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है that should remain कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, ना बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर तो वही रहेगा जैसे पहले था। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया ना तो सोल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, और वो हम नहीं चाहते, है ना। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चे अभी हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी थी, वो मैंने इरेज कर दी, कोई नहीं, वीडियो बैक करके देख लेना। तो यहाँ पे लिखा था मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं समझाता हूँ एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आप मेरा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, तो कितने समय के बाद वीडियो देखते देखते आप थक जाएंगे। तो जितने टाइम के बाद आप थक जाते हैं और वीडियो नहीं देख पाएंगे, उस पॉइंट को, उस टाइम को मैं कहूंगा सैचुरेटेड पॉइंट। तो कमेंट में लिखकर बताएं कितने समय के बाद आप थक जाते हैं वीडियो देख देख के। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी लिमिट को अप्रोच कर देता हूं और उस लिमिट के बाद मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो उस लिमिट को मैं कहता हूं सैचुरेटेड लिमिट या फिर सैचुरेशन पॉइंट। तो क्या है ये?
It is the solution in which no more solute can be dissolved in fixed amount of solvent. In fixed amount of solvent at constant टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा या फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसी के पैरेलल हम लिखेंगे इसका अपोजिट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आई थिंक इसको देखकर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं. मुझे बताओ यस लिख के कमेंट्स में इफ यू कैन डिफाइन दैट. तो क्या होता है ये? इट इज द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in fixed amount of solvent at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, समझ के बात ये वाली? वेरी गुड. अब एक बात और बताऊंगा मैं. पता है आपको कि मैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में चेंज कर सकता हूं. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे लिखता हूं उसकी इक्वेशन. तो ये है सैचुरेटेड और यहां पे है अनसैचुरेटेड. तो अगर मुझे सैचुरेटेड से चाहिए अनसैचुरेटेड, तो जो है ना मैं टेम्परेचर को ना इंक्रीज कर दूंगा. एग्जाम्पल देखना आपको, सुनो, ध्यान सुनो. एक ग्लास में पानी लो, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, डिसोल्व कर दो, घुल जाएगी. 1 चम्मच और डाल दो, डिसोल्व कर दो, घुल जाएगी. तो आई थिंक 3 चम्मच के बाद चीनी डिसोल्व नहीं होगी. तो जब चीनी डिसोल्व होना बंद कर जाती है उससे हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट. अब उसी को हीट कर दो एंड 1 चम्मच चीनी और डाल दो उसके ऊपर से. आप देखेंगे कि जब वो सॉल्यूशन गर्म हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा चम्मच की चीनी आपने उसमें ऐड करी है तो वो चीनी भी डिसोल्व हो जाएगी. Now that saturated solution becomes unsaturated when you increase temperature. और मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर मुझे अनसैचुरेटेड से क्या चाहिए, सैचुरेटेड चाहिए, तो मैं टेम्परेचर को जो है ना वो डिक्रीज कर दूंगा. ठीक है, तो अगर आप उसी सॉल्यूशन को ठंडा कर देते हो तो आप देखेंगे कि चीनी के क्रिस्टल्स जो है वो उस कंटेनर की बाउंड्री पे लग चुके हैं. उसे हम कहेंगे सैचुरेशन. ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है ये. नोट कर लेंगे इसको. ओके बच्चों, तो हमने बात करी अभी व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, तो अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी के बारे में. फिर से एक बार, सोल्युबिलिटी के लिए हम अब क्वांटिटेटिव आइडिया की बात करेंगे, हम मैथमेटिकल अप्रोच की बात करेंगे, हम फॉर्मूले की बात करेंगे. ठीक है, तो सोल्युबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं. वैसे तो और भी होते हैं बट वो हम 9th में नहीं करेंगे, वो हम 11th में करेंगे. पहला फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट. दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए. तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए. ये परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100. तो ये फॉर्मूला हुआ परसेंटेज वेट बाय वेट का. नेक्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट in gram divide by mass of solution, sorry not mass,
क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 100। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहां पर होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, सॉरी नॉट सोल्यूट, सोल्यूट होगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन तीन फॉर्मूलाज की हेल्प से मैं सोल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। आज ना हम इतना ही करेंगे कि आप आज सिर्फ इस फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए। कल की वीडियो में हम स्टार्टिंग से इन सभी पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको नोट कीजिएगा अच्छे से, ताकि आप उसको भूल ना जाएं। इसको भी नोट कीजिएगा अच्छे से, ताकि ये भी ना भूल जाएं। तो कल हम इन्हीं के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज जो है वो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय।